हेलो स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जिसको बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। हम इम्यूनिटी के बारे में, प्रतिरक्षा के बारे में पहले ही बता चुके थे कि ये क्या होता है। अब हम देखेंगे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। जब परपोषी प्रतिजनों एंटीजेंस का सामना करता है तो शरीर में प्रतिरक्षा पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित एवं या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। मतलब कि क्या होता है कि जब कोई प्रतिजन, यानी उसको बोलते हैं एंटीजन का सामना होता है तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। ठीक है, और ये प्रतिजन या तो हम लोग जीवित तरीके से हमें मिले या मृत रोगाणु या कोई प्रोटीन हो वो एंटीजन के फॉर्म में मिले। उसके बाद हमारी बॉडी में जो उसके रिस्पॉन्स में, जो उसके अगेंस्ट, उससे लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा पैदा होती है, हमारा अपना शरीर उसे बनाता है उस एंटीबॉडी के रूप में, वो सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। ऐसे समझ लीजिए कि हमें कोई प्रतिजन या कोई जीवित मृत रोगाणु या कोई प्रोटीन एंटीजन के रूप में आया, उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज या जो प्रतिरक्षा डेवलप हुई उसे हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी या सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में टाइम लेती है, समय लेती है। प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। यानी कि या फिर हम लोग जब इम्यूनाइजेशन करते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो कोई जीवित रोगाणु या कोई उसका कोई पार्ट या देते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है कि उसके अगेंस्ट, उससे लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है। मान लो हमने थोड़ा सा दे दिया, कोई रोगाणु थोड़ा फॉर्म में या उसके इनएक्टिव फॉर्म में या मृत फॉर्म में दे दिया, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। या फिर डायरेक्ट हमें कोई संक्रमण लग रहा है तो हमें कोई संक्रामक जीव हमारे शरीर में पहुंचे तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा डेवलप हो जाएगी, वो सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। और अब हम देखेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दे दिए जाते हैं तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का मेन डिफरेंस ये हुआ कि एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा हमारे शरीर में शरीर स्वयं बनाता है, और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा, वो सीधे बनी बनाई प्रतिरक्षी या उसको हम लोग एंटीबॉडीज भी कहते हैं, वो शरीर में बाहर से बना के दे दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि हाल में ही जन्मे शिशु के लिए माँ का दूध क्यों बहुत आवश्यक माना जाता है? दुग्ध स्रवण यानी लैक्टेशन के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित पीले से तरल पीयूष, जो पीयूष होता है उसको कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं, उसमें प्रतिरक्षी होता है। IgA की प्रचुरता होती है। IG हमने बताया था कि 5 टाइप का ये होता है प्रतिरक्षी, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। गेम्ड से याद रखेंगे, 5 टाइप्स का होता है। तो इसमें प्रतिरक्षी IgA बहुत ज़्यादा होता है जो शिशु की रक्षा करता है। प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी अपरा प्लासेंटा द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कुछ उदाहरण हैं, क्योंकि जो बच्चे का शरीर होगा, शिशु का शरीर होगा, वो फौरन अपने लिए एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएगा, वो उसको अभी डेवलप होने में टाइम लगेगा, तो माँ से उसको एंटीबॉडीज़ या प्रतिरक्षी मिल जाते हैं। तो कैसे मिलते हैं? प्लासेंटा से। हम लोग जानते हैं कि जो भ्रूण होता है वो प्लासेंटा से ही कनेक्ट होता है। माँ का जो यूट्रस होता है उससे वो प्लासेंटा के थ्रू कनेक्ट होता है, तो उस प्लासेंटा से ही ब्लड सप्लाई हमें बच्चे को मिलती है। तो उसके माध्यम से प्रतिरक्षी जो होते हैं माँ से बच्चे में जाते हैं, और उसके अलावा जो शुरू के दिनों में जो दूध होता है माँ का, यानी कि उसको जो कोलेस्ट्रम बोलते हैं, पीयूष, उसमें भी प्रतिरक्षी होते हैं जो बच्चे को मिल जाते हैं। तो ये बने बनाए फॉर्म में बच्चे को मिले, इसलिए किसका उदाहरण हुए?
ये हुए निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण। और जो हम लोग टीकाकरण वगैरह कराते हैं, टीका लगता है, वैक्सीन लगती है, वो क्या है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन या सक्रिय प्रतिरक्षा। अब हम देखेंगे टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण, जिसको वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है, यानी कि जो हमारी बॉडी रहती है उसकी मेमोरी, इम्यून सिस्टम की मेमोरी, क्योंकि वो याद रखती है। एक बार अगर हमें कोई संक्रमण हुआ तो जब दोबारा होता है तो हमें उससे ये सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि चेचक जब जिसको एक बार हो जाती है तो उससे दोबारा चेचक नहीं होती। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चेचक के लिए, चिकन पॉक्स के लिए जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमारी बॉडी में एक बार बन जाते हैं। टीकाकरण में रोगजनक या फिर हम लोग कोई चीज़ का वैक्सीन लगवा लेते हैं, वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, टीका लगवा लेते हैं, तो ये समझते हैं कि अब ये बीमारी हमें नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडीज़ उस डिजीज़ के अगेंस्ट डेवलप हो जाती है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रिय दुर्बलीकृत रोगजनक टीका की प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित शरीर में प्रवेश कराई जाती है। जैसे हमने बताया कि या तो हम उसको एक्टिव फॉर्म में, मतलब उसको निष्क्रिय करके डालेंगे, या उसका कोई प्रोटीन या उस रोगजनक का कोई पार्ट शरीर में डाल देते हैं। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियां वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनी कारकों को निष्प्रभावी बना देती हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई किसी रोगजनक का कोई हिस्सा या कोई रोगजनक को हमने निष्क्रिय करके, इनएक्टिव करके डाल दिया, तो शरीर हमारा समझेगा कि उस टाइम पे हमें एंटीबॉडी बनाना है, तो उसके अगेंस्ट हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडी बना लेगा। उसके बाद जब हमें सच में अगर संक्रमण हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में, तो क्या होगा? जब वास्तविक संक्रमण होगा तो जो रोगजनक कारक होते हैं वो उनको निष्प्रभावी बना देता है। कौन? जो एंटीबॉडी पहले से हमारे शरीर में बनी होती है। टीका स्मृति बी और टी कोशिकाएं भी बनाते हैं, जो परिवर्ती प्रभावन, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेते हैं। वही जो बताया था जो हमने कि टी सेल और बी सेल वो बनाते हैं। प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है, जैसा कि टिटनेस में, तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों या आवेश एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? एंटीटॉक्सिन। एंटी मीन्स होता है अपोजिट, टॉक्सिन मीन्स जो टॉक्सिन एक तरह से जो जहर प्रोड्यूस करते हैं ये रोगजनक, उनके अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन। तो क्या होता है कि बाहर से दे दिया जाता है, ठीक है। एंटीटॉक्सिन मीन्स उसके अगेंस्ट, जैसे मान लो कि इसमें मतलब अभी हमने पढ़ा कि जो सक्रिय या एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो टेटनस बीमारी है उसमें फ़ौरन क्या चाहिए होता है? हमें फ़ौरन प्रतिरक्षी चाहिए होता है, फ़ौरन एंटीबॉडी चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर से इंट्रोड्यूस करा देते हैं, बाहर से दे देते हैं। सांप के काटे जाने के मामले में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है वो उसमें सर्पजीवी वेनम के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं। इस प्रकार का प्रतिरक्षण निष्क्रिय प्रतिरक्षण कहलाता है, यानी यही पैसिव इम्यूनिटी। कि टेटनस को, मान लो किसी को टेटनस हुआ तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसके अगेंस्ट फ़ौरन, टेटनस का अगर खतरा होता है फ़ौरन उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं? एंटीबॉडी पहले से ही बना के दे देते हैं। और अगर किसी को सांप काट लिया तो वो भी हम उसके सांप के जहर के अगेंस्ट दे देते हैं सुई। तो ये क्या हुआ? निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। पुनर्योगज डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर में रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा है। इस विधि से टीकों का बड़े पैमानों पर उत्पादन होने लगा है, इसलिए प्रतिरक्षण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है, जैसे खमीर से बनने वाला यकृत शोध बी टीका। यानी कि अब जो है देखो, हम लोग कोई भी डिजीज आती है उसके अगेंस्ट वैक्सीन ढूंढने लगते हैं और क्या करते हैं? डीएनए टेक्नोलॉजी से, यानी कि डीएनए का जो डीएनए होता है उसका एक कॉपी क्लोन बना लेना। तो हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए बना के क्या करते हैं कि किसी भी डिजीज के अगेंस्ट जो है हम लोग वैक्सीन डेवलप करने लगे हैं। अब हम लोग को जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह गए और बिना स्पष्ट कारण के छींकना और घरघराहट जैसी सांस लेना शुरू कर देते हैं? जब आप उस जगह से लौट के आते हैं तो आपके लक्षण गायब हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग अचानक से कहीं कुछ सफाई कर लें या कोई झाड़ पोछ कर रहे हैं या डस्ट चली गई या आंधी आई, तो हमें अचानक से छींक
आने लगती है और सांस घरघराहट के साथ चलने लगती है, फिर सही हो जाता है। हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के लिए प्रति संवेदनशील होते हैं। मीन्स क्या होता है कि जैसे हमें वो चीज़ मिलती है, एक्सपोज्ड होते हैं हम उससे, तो हमें स्नीजिंग, छींक आनी शुरू हो जाती है, हम लोग सेंसिटिव होते हैं उस चीज़ के लिए। तो ये अलग अलग चीज़ होती है। कहते हैं ना, किसी किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, धूल से, धूल आती नहीं कि वो छींकने लगते हैं, या किसी फ्लावर से, या मतलब अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजन के प्रतिरक्षी के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। यानी जो पर्यावरण में हमारे कुछ प्रतिजन मौजूद होते हैं, यानी एंटीजन, उसके अगेंस्ट अगर हमारी बॉडी में सेंसिटिव, मतलब हमारी बॉडी अगर उसके लिए सेंसिटिव है और उस हमारी बॉडी के पास उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है, तो इसको एलर्जी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जेंस कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो होते हैं उनको एलर्जेंस कहते हैं। इसके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियाँ आईजीई प्रकार की होती हैं। जो एंटीबॉडी बनती है वो आईजीई टाइप की होती है। एलर्जन के सामान्य उदाहरण है, कौन कौन से एलर्जन हो सकते हैं? धूल में चिचड़ी, पराग मीन्स पॉलन, प्राणी लघुशंक, डेंडर आदि। मतलब ये सब चीज़ें हैं जो एलर्जन का काम कर सकती हैं। यानी अगर कोई इसके लिए सेंसिटिव है तो उससे अगर वो एक्सपोज होगा तो उसमें एलर्जी के लक्षण आ जाएंगे। तो इसमें छींकना, परीली आँखें यानी आँख से पानी आना, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। अब ये कैसे बनती है? हमारे शरीर के अंदर मास्ट कोशिका होती है। एक कोशिका होती है जिसको मास्ट सेल कहते हैं, मास्ट कोशिका। तो ये क्या करती है? हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायन बनाती है। हमारा शरीर जो होता है बहुत सारे चीज़ें बनाता है, सिक्रीट करता है, हार्मोन्स निकलते हैं, तो सीरोटोनिन और हिस्टामिन वगैरह निकलने लगता है। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है। क्या करते हैं? टीके द्वारा देते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं। प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं। यानी प्रतिहिस्टामिन दी जाती है, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड जैसी दवाएं दी जाती है, जिससे उसके लक्षण कम हो जाते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है। क्या हो गया है कि जिस तरह की लाइफ स्टाइल हम लोग जीते हैं, फल जो होते हैं, फल वगैरह ये सब कम खाते हैं, बाकी सारी बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो इससे क्या हुआ है कि हमारी जो इम्यूनिटी हो गई है वो घट गई है, प्रतिरक्षा घट गई है। तो इसके कारण जो एलर्जियां हैं, और जैसे दमा हो गया, तो इससे बहुत सारे लोग पीड़ित रहते हैं। दमा एक तरह से जो एज़मा होता है, अस्थमा, ये एक तरह से एलर्जिक डिजीज़ ही तो है कि अगर जिसको दमा होता है, अगर उसको थोड़ा सा भी डस्ट लग गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई तो उसको अटैक आ जाता है दमा का। तो वही चीज़ है। इसके कारण बच्चों को प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित पर्यावरण में रखना हो सकता है। यानी कि हमें जो है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, जिससे जो हमारी इम्यूनिटी है हमेशा बूस्टअप रहे। आजकल देखिए कोरोना डिजीज़ के टाइम में यही कहा जा रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी वो इससे फाइट कर सकता है। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सिट्रस फूड, यानी खट्टे फल, नींबू, तो या विटामिन सी के टेबलेट लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये सब इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है स्व प्रतिरक्षा, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।